आइए हम इस भाग में पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और उनके विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में। तो अगर हम कोशिका को मुख्य रूप से बांटने की कोशिश करें तो कोशिका के मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले एक बाहर की झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और बीच में केंद्रक रहता है, ये केंद्रक है, और इसके बाद जो द्रव भरा है कोशिका में इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, एक बाहर कोशिका झिल्ली, फिर एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये 3 मुख्य भाग हैं। आइए इनके बारे में एक करके विस्तार से जानते हैं। तो कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले हम पढ़ें। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है। अर्धपारगम्य, ये अपने में से कुछ पदार्थों को तो आने जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थों को नहीं आने देती है। बाहर की जो झिल्ली आप कोशिका में देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली, और इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। तो एक तो जो अंदर का माध्यम है इसे घेर कर रखती है, इसे संभाल कर रखती है। दूसरा, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग भी करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है और विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। तो आइए पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या क्या है। तो कार्य की बात करें तो यह कोशिका का आकृति का निर्माण करती है। तो कोशिका की जो आकृति है वो प्लाज्मा झिल्ली की वजह से है। जीव द्रव्य की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है और विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। पदार्थों का जो भी आना जाना कोशिका में होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में से ही होता है। तो ये हमने पढ़ा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में और इसके कार्य। आइए आगे पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है ये पादपों में ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोई और संरचना नहीं। अब यहां अंदर कोशिका झिल्ली और उसके बाहर ये भित्ति जो आप देख रहे हैं हरे रंग की, ये जो भित्ति आपको दिखाई दे रही है, ये जो भित्ति है इस भित्ति को बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कार्य इसके क्या है? कोशिका भित्ति कोशिका के भीतरी कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। कठोर होने के कारण यह कोशिका को आकृति प्रदान करती है और कठोर होने के कारण यह कोशिकाओं को फूलने नहीं देती और अनेक प्रकार के लाभकारी होती है। यानी कि अगर हम जल वगैरह में इसको छोड़ दें तो पादप कोशिकाएं फटती नहीं, जबकि जंतु कोशिका एक तनु विलयन में, एक अल्प पराशरी विलयन में फट सकती हैं, फैलकर फूल जाती है और फूलकर फट जाती हैं। जबकि पादप कोशिकाओं में ऐसा नहीं होगा कि कोशिका भित्ति जो है वो इसको दृढ़ता प्रदान करती है, सहारा देती है और आसानी से फटने नहीं देती। तो ये कोशिका भित्ति है। बाहर की भित्ति, फिर से एक बार देख ले, पौधे की कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत कोशिका भित्ति कहलाती है। अब हम देखते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। तो मैंने बताया था कि जो कोशिका झिल्ली है उसके भीतर जो द्रव भरा है, केंद्र के अलावा, केंद्र को छोड़ दें तो बाकी जो द्रव भरा है, इस द्रव को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अगर कोशिका के अंदर हम देखें तो बहुत सारे कोशिका संघटक हैं। ये जो संघटक हैं सभी, यहां माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, राइबोसोम आप देख रहे हैं, लाइसोसोम आप देख रहे हैं, ये कोशिका रसधानियां हैं, और यहाँ गोल्जी उपकरण है, और ये जो आपके पास अंतद्रव्य जालिका है, इसमें ये सब जो उपकरण आप कोशिका में देख रहे हैं, ये सभी उपकरण, ये सभी कोशिकांग ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगर हम केंद्र को भी इसमें शामिल कर लें तो जो कोशिका झिल्ली के अंदर है उस सारे को बोलते हैं हम जीव द्रव्य। तो कोशिका, सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य भी है और केंद्रक का द्रव्य भी है। ये सब यदि हम मिला लें तो फिर ये बन जाएगा जीव द्रव्य।
तो कोशिका द्रव्य केंद्रक को छोड़कर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा है ये है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य यदि इन दोनों को मिला लें तो बन जाएगा जीव द्रव्य। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक के बारे में ये पढ़ लेते हैं। आप देखिए केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में रहता है। इसके बाहर एक झिल्ली आप देख रहे हैं, कोशिका झिल्ली, इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये केंद्रक झिल्ली के बीच में आप देख रहे हैं कुछ धागे जैसी संरचनाएं हैं इसमें। तो आइए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सजीव कोशिकाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है और इसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र का आवरण कहते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, इसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाती हैं। यह जीन के धारक होते हैं और आनुवंशिक गुणों और लक्षणों का जनक अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले केंद्रक एक छोटी संरचना है। इसके चारों ओर जो आप देखेंगे तो केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली के अंदर धागेनुमा संरचना है। इन्हें हम ये क्रोमेटिन जाल कहा जाता है, लेकिन बाद में धागे जैसी संरचना इकट्ठी हो जाती है और एक गुणसूत्र बनाती है। तो ये गुणसूत्र हैं असल में जो बिखरे हुए हैं और कोशिका विभाजन के समय ये अलग संरचना अपनी ले लेते हैं। और ये जो बीच में आप टोट देख रहे हैं, ये जो बीच में आप बिंदु जैसी संरचना देख रहे हैं, इसको कहा जाता है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। आइए अब आगे विस्तार से और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो केंद्रक में जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो जो क्रोमेटिन जाल जैसा धागे हमारे केंद्रक में है वो इस तरह से क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं, गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। ये गुणसूत्र जो है वो क्रोमेटिन जाल से यानी कि डीएनए से बने। क्रोमेटिन जाल में डीएनए होता है तो डीएनए से मिलकर बने। अगर आप डीएनए को देखेंगे तो डीएनए को अगर हम खोल कर देखें, विस्तार से बड़ा करके देखें, तो आप क्या पाएंगे कि इस क्रोमेटिन जाल जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह की एक संरचना है। अब ये जो डीएनए है ये असल में हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। आप में जो माता पिता जैसे गुण हैं, आपकी आंखें, आपके बाल, आपका चेहरा, देखने में माता पिता से जो मिलता है वो डीएनए की वजह से है। डीएनए के जो टुकड़े हैं इनको हम, जो डीएनए के टुकड़े हैं इनको बोलते हैं जीन, और प्रत्येक गुण के लिए एक जीन हमें माता पिता से मिला है। तो हमने क्योंकि बहुत सारे गुण माता पिता से हमें मिले हैं इसलिए हम माता पिता जैसे दिखाई देते हैं। तो गुण आप में कहां से आए हैं? आपकी कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए से बना है, डीएनए के टुकड़े जो हैं उन पर ये गुण विद्यमान होते हैं। आइए इनको जरा विस्तार से समझते हैं। तो जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मैंने कहा डीएनए का वो टुकड़ा जो एक गुण के लिए उत्तरदायी है, एक विशेष प्रकार का गुण जिसके होने पर दिखाई देता है, वो जीन कहलाता है। जैसे आपने आपकी नाक की शेप के लिए, आपकी नाक के आकार के लिए एक अलग जीन है, आपकी आंखों के रंग के लिए एक अलग जीन है आपके शरीर में, आपके बालों के रंग के लिए एक अलग जीन है आपके शरीर में, आपके नाखूनों के प्रकार के लिए एक अलग जीन है आपके कद की लंबाई के लिए एक अलग जीन है आपके शरीर में। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। आपकी पिछली पीढ़ी में जो गुण आए हैं उसकी इकाई क्या है? जीन है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। तो आपके जनक से, माता पिता से जो भी संतान में गुण आते हैं वो डीएनए में जीन के द्वारा आते हैं। तो जीन डीएनए का ही बना हुआ है, लेकिन डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें विशेष लक्षण होते हैं जीन कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभवतः आपकी आंखें भी भूरी होंगी। यदि आपके माताजी के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक से प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने से परिणाम अलग भी हो सकते हैं। जैसे माता से आपको एक जीन मिला, पिता से अलग जीन मिला, दोनों जीन मिलकर हो सकता है कुछ अलग तरह से दिखाई दे जाए। और डीएनए, ये डीएनए क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसे आप नोट कर ले।
आपकी नोटबुक में भविष्य में आपके काम आएगा। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। और डीएनए के टुकड़े को क्या कहते हैं? डीएनए का ऐसा टुकड़ा जो विशेष लक्षण को निर्धारित करता है उसे कहते हैं जीन। तो अगर हम केंद्रक के आधार पर बांटे तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। आप इन कोशिकाओं में अंतर को देख सकते हैं। एक में केंद्रक है और उसके ऊपर झिल्ली है, स्पष्ट केंद्रक है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली भी है। और यहां इस कोशिका में देखें तो केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है और केंद्रक के ऊपर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोट कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु, कुछ जीवाणुओं में और नील हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। इनमें प्रोकैरियोट कोशिका पाई जाती है। आप यहां देखेंगे तो जीन इनमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है, यह विशेष पहचान है। यूकैरियोट, ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, एकदम स्पष्ट रूप से आपको देखेंगे केंद्रक दिखाई दे रहा है, तो वे यूकैरियोट कोशिकाएं कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। अधिकतर जो आप जंतु देखते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, पेड़, पौधे, ये सब में क्या है? इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो आप इनमें अंतर इस तरह से लिख सकते हैं, आप बुक में आपको लिख सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में अंतर क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला अंतर केंद्रक के हिसाब से देखिए तो केंद्रक स्पष्ट नहीं होता और इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जबकि यूकैरियोट कोशिका में केंद्रक स्पष्ट होता है और केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। आकार, प्रोकैरियोट कोशिका सामान्यतः बहुत छोटे आकार की होती है, जबकि यूकैरियोट कोशिका प्रोकैरियोट कोशिका से आकार में थोड़ी बड़ी होती है। गुणसूत्र, प्रोकैरियोट कोशिका में केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा अंतर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में। इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार आता रहता है, बार बार पूछा जाता है और भविष्य में काम भी आता है। कोशिकाओं में पाई जाती है रसधानियां, ये आपने जरूर देखी होंगी। रसधानियां अब आप देखें ध्यान से तो एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर को देखें तो पादप कोशिका में बहुत बड़ी रसधानी है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत छोटी सी है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। रसधानी, इन्हें रिक्तिका भी कहा जाता है। रिक्तिका मतलब एक खाली दिखाई देने वाली जगह। जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना है। कोशिका द्रव्य रहित जो वे निर्जीव कोशिकाएं, वे निर्जीव कोशिकीय रचना जो जैलीनुमा तरल पदार्थों से भरी होती है, रसधानी कहलाती है। तो कोशिका द्रव्य रहित, इनमें कोशिका द्रव्य नहीं है, कोशिका द्रव्य रहित वे निर्जीव कोशिकीय रचनाएं जो जैलीनुमा तरल से भरी होती है, रसधानी कहलाती है। इनमें भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। जलीय पौधों में रसधानियां गैस युक्त होकर पौधों को तैरने में मदद करती हैं और पादप कोशिका का यह 90% स्थान घेरते हैं। तो पादप कोशिका में तो बहुत बड़ी बड़ी पादप कोशिकाएं रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में तो बहुत छोटी होती हैं या ये बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। कुछ जंतु कोशिका में तो बहुत छोटी रसधानियां मिलती हैं या रिक्तिकाएं मिलती हैं और ज्यादातर जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती। प्लास्टिड, अभी प्लास्टिड क्या है? पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाले गोल या अंडाकार रचनाएं। ये आप देख रहे हैं, यहां आपको हरे हरे रंग में जो दिखाई दे रही है, ये प्लास्टिड में जीव जगत, अब क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के प्लास्टिड जीव जगत में सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। तो जो हरे रंग के प्लास्टिड हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। अब ध्यान दीजिए, प्लास्टिड गोला अंडाकार संरचनाएं हैं जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं और पौधों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण करती हैं। ये तो प्लास्टिड की बात हुई, लेकिन यदि प्लास्टिड हरे रंग के हैं तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बताते हैं। तो पौधे अपना भोजन
प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। तो क्लोरोफिल हरे रंग के प्लास्टिक में पाया जाता है, इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यदि ये रंगीन है, जैसे कि आप देखिए कि फूल पीले रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका फूल पीले रंग के क्यों है? क्योंकि इनकी पंखुड़ियों में पीले रंग के क्लोरोप्लास्ट, पीले रंग के प्लास्टिड, तो वो रंग हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग वाले लवकों को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो रंगीन प्लास्टिड जो हरे रंग के अलावा अन्य रंग के हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसमें ही फूलों और फलों के रंगों को प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी रंग का, किसी फूल का रंग पीला है तो उसमें पीले क्रोमोप्लास्ट है, यदि किसी फूल का रंग नीला है तो उसमें नीले क्रोमोप्लास्ट है। और रंगहीन लवकों को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जिनका मुख्य कार्य भोजन संग्रह में मदद करना। तो अगर वो रंगहीन होंगे तो उन्हें कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। तो आप समझ रहे हैं कि प्लास्टिड जो है वो यदि रंगीन होंगे तो कहलाएंगे क्रोमोप्लास्ट, यदि हरे होंगे तो उन्हें कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, और यदि वो बिना रंग वाले होंगे, रंगहीन होंगे, तो उन्हें कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। अब इस लेसन का हमारा मुख्य जो बात है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या क्या है, तो दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। सबसे पहला अंतर हमने देखा। बाहर से हम देख रहे हैं, सबसे पहले अगर बाहरी रचना को देखें तो बाहर जो है दो तरह की हमारे पास कोशिकाएं हैं। अगर आप देखें तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो है, पर जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर देखिए, रिक्तिकाएं। पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार की रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में या तो रिक्तिकाएं नहीं होती या बहुत छोटे आकार की होती हैं। अब आप देख सकते हैं चित्र में, बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत छोटी छोटी होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है। इस तरह से आप हरित लवक देखिए, आपको हरित लवक बहुत से दिखाई दे रहे हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। तो एक अंतर यह भी होगा। प्लास्टिड मौजूद होते हैं और जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। हरित लवक पादप कोशिका में मौजूद होते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। अब पादप कोशिका में केंद्र सामान्यतः एक परिसीमा पर स्थित होता है, एक किनारे पर होता है। देखिए, तो जो केंद्रक है वो एक किनारे पर स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये कोशिका के लगभग मध्य में ही स्थित होता है। सेंट्रियोल पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो ये हमारा पादप कोशिका जंतु कोशिका का आप चित्र इस तरह से बना सकते हैं और उसको नाम लिख सकते हैं। अंतर जो है आप अपने टेबल पे आप नोटबुक पे नोट कर सकते हैं इस टेबल को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आपके लिए काम आएगी, लेकिन भविष्य में भी आपको जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर जो विज्ञान की दृष्टि से हम कहते हैं जानकारी के लिए विज्ञान पढ़नी चाहिए, तो वो आपके लिए भविष्य की जानकारी भी एक अच्छी जानकारी है। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लें। धन्यवाद।